मध्य पाषाण काल के बारे में डिटेल देख लेते हैं। तो ये 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईस्वी पूर्व तक है। यह काल पुरापाषाण काल तथा नवपाषाण काल दोनों की सम्मिश्रित विशिष्टताओं का प्रदर्शन करता है। इस काल के लोग शिकार करके, मछली पकड़कर तथा खाद्य वस्तुएं बटोरकर अपना पेट भरते थे। मध्य पाषाण काल में पाषाण काल के लघु उपकरण बनाए जाते थे। भारत में सबसे पहले लघु पाषाण उपकरण 1867 ईस्वी में विंध्य क्षेत्र में C.L. कार्लाइल द्वारा खोजा गया। इसके बाद वर्ष 1954 में H.D. सांकलिया ने प्रवरा नदी घाटी में स्थित नेवास, जो कि महाराष्ट्र है, यहाँ से मध्य पूर्व पाषाण काल के औजार को पहचाना था। सर्वप्रथम नेवासा से ही इस युग के अगेट, जैस्पर और खुरचनी पाए गए। कर्नाटक के टेक्कलकोटा से तांबे की एक आदिम कुल्हाड़ी यानी सेल्ट, पत्थर के चौकोर मकान और सोने की एक लटकन प्राप्त हुई है। इसके बाद कर्नाटक के हुसांगी या कामता हल्ला घाटी में स्थित ईशामपुर से एक ऐसा ही पाषाण युगीन स्थल, जो कि पत्थर के औजारों को बनाने का केंद्र था। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देखते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी, राय बहादुर इनकी उपाधि थी, इन्होंने की थी। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता अथवा कांस्य युग में रखा जाता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति का सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए? वो गुजरात में खोजे गए। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ एक पौधा दिखाया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, तो यहाँ पे हम वर्ष देख लेते हैं, उत्खननकर्ता देख लेते हैं और प्रमुख स्थल देख लेते हैं। 1921 में दयाराम साहनी, यहाँ पे हड़प्पा होना चाहिए, छूट गया है। 1922 में राखलदास बनर्जी, मोहनजोदड़ो। 1931 में गोपाल मजुमदार, जो कि चन्हूदड़ो। 1953 में बीबी लाल और बीके थापर, इन्होंने कालीबंगा को खोजा। 1953-54 में रंगनाथ राव, रंगपुर। 1953 से 56 यज्ञदत्त शर्मा, जो कि रोपड़। 1955 से 1963 के बीच में रंगनाथ राव ने लोथल को सर्च किया। 1958 में यज्ञदत्त शर्मा ने आलमगीरपुर को सर्च किया, जो कि मेरठ में है। इसके बाद 1974 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने बनावली और 1990-91 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने ही धौलावीरा को सर्च किया। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल और उनकी अवस्थिति। तो स्थल और क्षेत्र, तो मांडा जम्मू कश्मीर, कालीबंगा राजस्थान में, मेहरगढ़, सूतकांगेडोर और सूतकाकोह, बालाकोट, राना गुडई ये बलूचिस्तान में है। हड़प्पा, डेरा इस्माइल खान रहमान ढेरी ये पश्चिमी पंजाब यानी पाकिस्तान में है। रोपड़, चक 86, बाडा, संघोल ये पंजाब भारत में है। बनावली, राखीगढ़ी, मित्ताथल ये हरियाणा में। आलमगीरपुर, हुलास और मांडी ये कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद लोथल, रंगपुर, भगतराव ये काठियावाड़ गुजरात में है। धौलावीरा, सूरकोटला ये जो कि कक्षकारण गुजरात में है। मोहनजोदड़ो और लोथल से प्राप्त हुए कुछ महत्वपूर्ण अवशेष हैं। तो मोहनजोदड़ो से हमें क्या क्या मिले हैं हम देखते हैं। तो गले हुए तांबे के ढेर तथा कपड़े का प्रमाण यहाँ से मिला है। कांस्य नर्तकी की प्रतिमा मिली है। कुएं के लिए ईंटों का प्रयोग हुआ है। ईंटों की चिनाई इंग्लिश ब्रांड पद्धति से हुई है। विशाल अन्नागार हैं, विशाल स्नानागार हैं। लोथल की अगर बात करें तो लोथल एकमात्र सैंधव शहर है जहाँ से ईंट के एक कृत्रिम गोदीवाड़े का साक्ष्य मिला है। कुछ मोहरों पर कपड़े की छाप के चित्र प्राप्त हुए हैं। लोथल से ही ताबीज, फारस की मोहरें एवं हाथी के सूंड के प्रमाण भी मिले हैं। यहाँ बतख का चित्रण सबसे अधिक किया गया है। यहाँ से ममी के उदाहरण मिले हैं। हाथी दांत का पैमाना मिला है तथा नाव के 5 मॉडल मिले। कहाँ से? लोथल से, जो कि प्रश्न पूछा गया था ऊपर। वैदिक युग के बारे में हम देखें तो वैदिक काल का विभाजन ऋग्वैदिक काल 1500 से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक और उत्तर वैदिक काल का 1000 से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक किया गया है। संस्थापक इसके आर्य हैं। वैदिक पुरोहित, तो पुरोहित होता जो ऋग्वेद के पुरोहित होते थे, उद्गाता सामवेद के, अधर्यु यजुर्वेद के और ब्रह्मा अथर्ववेद के। इसके बाद वैदिक काल में और भी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देखते हैं। तो तैत्तरीय संहिता एवं शतपथ ब्राह्मण में वैदिक काल में प्रथम श्रेणी के अधिकारियों की कुल संख्या 12 बताई गई है। ये प्रथम श्रेणी के अधिकारी रत्नी कहलाते थे। रत्नी ऐसे रत्नी की सूची में निम्न अधिकारी थे। तो पुरोहित थे, सेनानी, आमड़ी और संग्रहीता, छत्ता, सूत, भागदू, अछवाय, बावता, परिवृत्ति, महिषी और राजन्य। इसके जो कि शुंग वंश है, इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। तो मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व में अंतिम शासक जो बृहद्रथ था उसकी हत्या करके शुंग वंश की नींव डाली। शुंग काल को वैदिक प्रतिक्रिया यानी पुनर्जागरण का काल कहा जाता है। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? विदिशा। भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने कराया।
गार्गी संहिता के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने यवन शासक डेमेट्रियस के साथ प्रथम युद्ध किया। अयोध्या शिलालेख के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासक के अंतिम दिनों में पतंजलि के नेतृत्व में 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। महाभाष्य के रचयिता कौन है? तो वो पतंजलि हैं। पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु के बाद शुंग वंश का अगला शासक कौन बना? तो वो अग्निमित्र बना। यवन राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण कर विदिशा यानी वेशनगर में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की। शुंग का 9वां शासक भागभद्र के शासनकाल में यवन राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण कर विदिशा वेशनगर में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी। महाजनपद प्राचीन भारत में राज्य या प्रशासनिक इकाइयों को कहते थे। उत्तर वैदिक काल में कुछ जनपदों का उल्लेख मिलता है और बौद्ध ग्रंथों में इनका कई बार उल्लेख हुआ है। इसके बाद ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी में 5वीं शताब्दी के भारतीय इतिहास में महाजनपद काल को एक प्रमुख मोड़ यानी परिवर्तन के रूप में माना जाता है, जहां से सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद भारत के सब पहले बड़े शहरों के उदय के साथ साथ श्रमण आंदोलन यानी बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के महावस्तु के 16 महाजनपदों का विवरण मिलता है। अशोककालीन प्रमुख जो शिलालेख हैं उनके बारे में देख लेते हैं, कई बार प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। तो प्रथम शिलालेख तो इसमें दिया गया है कि समाज का निषेध, पशु बलि का निषेध, सभी मनुष्य मेरी संतान है, अशोक कहता है। द्वितीय शिलालेख और पांड्य सत्यपुत्र एवं ताम्रपर्णी, पशु चिकित्सा और मानव चिकित्सा एवं लोक कल्याणकारी कार्य। तृतीय शिलालेख में पदाधिकारियों के प्रति 5वें दौरे का आदेश, रज्जुकों की नियुक्ति। 5वां शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति, उनके कार्य निर्देश और मौर्यकालीन समाज में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख। 11वें शिलालेख की बात करें तो धम्म विजय की विशेषताएं बताई गई हैं और 12वें शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता की नीति का उल्लेख किया गया है। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन और 5 सीमांत यूनानी राजाओं के नाम दिए गए हैं। इसके बाद जैन धर्म के बारे में डिटेल हम देखते हैं। तो सम्मेद शिखर, पारसनाथ पहाड़ी, झारखंड जैन धर्मावलंबियों के एक तीर्थ स्थान है। जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें से 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वें कौन हैं? वो महावीर हैं। तो जैन संगीतियाँ, 2 जैन संगीतियाँ हुई, कब हुई? एक तो हुई 300 ईस्वी पूर्व, कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में, इसके अध्यक्ष सूर्यभद्र थे। और दूसरी जो हुई वो 6ठी शताब्दी ईस्वी में हुई, ये हुआ वल्लभी गुजरात में, और इसके जो अध्यक्ष थे वो क्षमा श्रवण थे। सातवाहन वंश के बारे में कुछ डिटेल देखते हैं। तो शिमुक ने 60 ईस्वी पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर सातवाहन वंश की स्थापना की थी। सातवाहन शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान, जो कि गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, बनाई। और सातवाहन वंश के प्रमुख शासक शिमुक, सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी, वशिष्ठीपुत्र सातकर्णी, पुलवामी और यज्ञश्री सातकर्णी, ये उसके कुछ प्रमुख शासक हैं। सातकर्णी ने चांदी, तांबे और सीसा, पोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया, जिसमें सर्वाधिक जो सिक्के चलाए वो शीशे के चलाए। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ किसने किया? वो सातवाहन वंश के शासकों ने ही किया। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। चोल राज्य पेनार और कावेरी के बीच पूर्वी तट पर अवस्थित था। विजयालय चोल ने 850 ईस्वी में चोल वंश की स्थापना की, जिसकी राजधानी तंजौर थी। राजराज प्रथम, जिसका कि टाइम पीरियड 985 से लेकर 1014 ईस्वी, ने दक्षिण भारत में स्वायत्त शासी लोक प्रशासन स्थापित किया तथा भूमि की पैमाइश का सर्वेक्षण कराया। चोलकालीन नटराज प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक सार कहा जाता है। पर्सी ब्राउन ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निष्कर्ष माना है। और गंगईकोंड चोलपुरम के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजेंद्र प्रथम ने कराया था। कैलाश मंदिर, इसे राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम, जो कि टाइम पीरियड 757 से लेकर 783 ईस्वी में निर्मित कराया था। इसके बाद मनु देवी का मंदिर, यह मंदिर महाराष्ट्र राज्य के जलगांव में स्थित तापी नदी के किनारे सतपुड़ा की हरी भरी पहाड़ियों पर स्थित है। भीमा शंकर, भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग का 6ठा स्थान है। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र राज्य के पुणे से लगभग 110 किलोमीटर दूर सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। तो ये कुछ प्राचीन भारत के इतिहास से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो कि हमने यहाँ पे देखे।